नमस्कार। भारत एट 7 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो जाएगा महापर्व छठ। छठ का त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी पहल। शुक्रवार से चलाई जाएंगी 164 स्पेशल ट्रेन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की। भाजपा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में गृह मंत्री ने दोहराई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्धता। अमित शाह ने कहा, बीते एक दशक में भारत के अंदर आतंकवाद के खिलाफ बना मजबूत इकोसिस्टम। कनाडा के रुख पर भारत का सख्त रवैया। मंदिर हमले पर कार्रवाई का आह्वान। अमेरिका के साथ प्रगाढ़ संबंधों के प्रति भारत आश्वस्त। और सबसे पहले बात महापर्व छठ की। देखिए, देश के कई हिस्सों में आस्था के महापर्व छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने सूर्य को सायंकाल यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधि विधान से इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की देश के कई हिस्सों में धूम मची हुई है। खासतौर पर बिहार में नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतियों ने संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। व्रत रखने वालों ने जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित किया। इस दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी और तालाब के किनारे छठ घाटों पर नजर आए, जहां महिलाएं छठ माता के गीत गाती नजर आईं। गौरतलब है कि खरना के साथ ही व्रती छठ पर्व की समाप्ति तक पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। का व्रत 3 दिन का होता है। भूखे प्यासा होता है, उसमें पानी भी नहीं पीना पड़ता है। एक दिन तो अभी आएगा और फिर सुबह आएंगे तो आज रात में भी नहीं खाएंगे ना, कल दिन में भी खाएंगे। आज दिन में और कल जो सुबह आएंगे उसके बाद पूजा होगी, इसके बाद होगी व्रत टूटेगी। छठ में बहुत सारी तैयारियां होती है, ठेकुआ बनता है, बहुत सारे फल होते हैं, अच्छा लगता है। वहीं छठ पर्व को लेकर दिल्ली में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों और घाटों पर गजब का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सुबह से ही छठ घाटों पर काफी संख्या में लोग नजर आए। सूर्यास्त होने से पहले छठव्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर पहुंची और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। और छठ पूजा का एक अपना ही अलग महत्व है। जैसे हिंदू सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा सभी पूजाओं का महत्व होता है, लेकिन छठ का भी एक अलग महत्व है। यहाँ पे एक अपनापन, एक सामाजिक सोशल टाइप का माहौल लग रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। नदी, तालाबों और कृत्रिम घाटों में व्रत रखने वालों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के लिए छठी मैया से कुशल मंगल की कामना की। शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। वहीं इस पर्व को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है, जिसका मकसद प्रकृति के साथ जल को भी सम्मान देना है।
इसी कारण लोग पवित्र जल में खड़े होकर पूजा करते हैं। जो भारत की कला संस्कृति है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक आपको यहाँ नजर आ रही है। पारंपरिक गीत, लोक गीतों से इस वक्त यमुना का ये घाट गूंज रहा है। आपको हर तरफ ये व्रतधारी जो महिलाएं हैं अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ यहाँ पर पहुंची हैं छठ मैया का आशीर्वाद लेने और छठ के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कर्नाटक में बढ़ रहे वक्फ संपत्ति विवाद की। तो वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक के हुबली में उन लोगों से मुलाकात की जिनकी जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वक्फ को सपोर्ट कर रही है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इसी कड़ी में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हुबली में वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात की और कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से किसानों की जमीन वक्फ की बताए जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। किसानों से मुलाकात के बाद जगदंबिका पाल ने कहा, किसानों का कहना है कि वो लगभग 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहा है। वहीं बसवराज बोम्मई ने कहा, यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, जहां किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया। यहाँ तो कर्नाटका में ऐसा लग रहा हुबली में कि जैसे कोई इस समय एक दौर चल रहा है कि जो किसानों की जमीन हो, यहाँ तक देवालय की हो, मठ की हो, 500 साल पुरानी हो, 1000 वर्ष पुरानी हो, उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा रहा है। This is a classic case of waqf powers. The waqf powers are very well defined, but however, in Karnataka, the present government and the waqf adalat and ministries have totally misused it. इस बीच प्रभावित किसानों ने बेंगलुरु में देवनहल्ली जिले के प्रभारी मंत्री केएच मुनियप्पा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जगदंबिका पाल की किसानों के साथ बैठक को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भूमि से जुड़ा यह विषय राज्य का है, न कि जेपीसी का। This is all a political drama. Since the election is there, they are no way connected. It is a state land, is a state subject. इस बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 114 किसानों को नोटिस भेजने के अलावा ऐतिहासिक बिदर फोर्ट के 17 मॉन्यूमेंट्स को चिन्हित करके अपनी संपत्ति बताया। खबरों को माने तो वक्फ बोर्ड ने सत्ता का संरक्षण हासिल करके एएसआई प्रोटेक्टेड कई इमारतों पर भी दावा ठोक दिया है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा किया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बिदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगह शामिल है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विजयपुर, धारवाड़, यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे खारिज कर दिया गया। हुबली, बीदर, गुलबर्गा, शिवमोगा सहित कर्नाटका के कई जिलों में एक समस्या आ गया है, लेकिन कर्नाटका के किसानों के साथ और कर्नाटका के लोगों के साथ न्याय दिलाने का बात इन्होंने कही है। कैमरामैन विनोद के साथ शुभा हत्तरली, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके 605। बदलो बदलो, आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। राजा आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 अनुच्छेद 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं सदन में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हंगामा हो गया, जिस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन की कार्यवाही हंगामे भरी रही। दरअसल अनुच्छेद 370 के बहाली के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। बता दें, लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। बैनर दिखाए जाने का बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। मामला इतना गर्म हो गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई और दोनों गुट में हाथापाई भी हो गई। भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि बाद में पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन पर जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोंटने की हिमाकत करने का आरोप लगाया है। मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। इस बीच भाजपा नेता रविंद्र रैना ने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाने को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ो का नारा देने वाले आज भारत तोड़ो की राजनीति कर रहे दल का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो उनके फैमिली फ्रेंड रेजोल्यूशन ला रहे हैं, फैमिली फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन, क्या वो उसके साथ है या नेशन फर्स्ट के साथ है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार भारत की मजबूती के लिए काम कर रही है। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया। वहीं इससे पहले बुधवार को विधानसभा में राज्य को विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया था। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होते ही सदन में हंगामा हो गया। प्रस्ताव में केंद्र से तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा गया। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा हटाने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। हंगामे के बीच बिना प्रस्ताव, बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फर्स्ट फेज के प्रचार के लिए अब प्रत्याशियों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। चुनाव में इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी जंग मुद्दों के आधार पर जीती जाती है। झारखंड के चुनावी सवर में इस बार वैसे तो मुद्दों की भरमार है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच इस विषय पर वाक युद्ध तेज है। झारखंड में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। जनादेश हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं और मुद्दों पर घेराबंदी की जा रही है। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता के विषय पर मुखर है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी हितैषी होने का महज दिखावा कर रहे हैं। जो सांताल परगना धरती का आदिवासी के जमीन को नहीं बचा सका, बहन बेटी का इज्जत को नहीं बचा पाया, तो कौन चीज के लिए हम जेएमएम को हम वोट देंगे, क्यों कांग्रेस को वोट देंगे, आरजेडी को क्यों देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा के अन्य नेता भी इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। रांची में भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों की 23 नवंबर से राज्य में नो एंट्री होगी और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। कोई भी घुसपैठी आदिवासी समाज का हक नहीं खा सकता, भले वो कितने भी प्रयास कर ले, षड्यंत्र रच ले। आपने घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट लगाया, उनका स्वागत किया, पर 23 नवंबर से एक भी घुसपैठिया झारखंड में एंटर नहीं कर सकते। इधर मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा यह नहीं चाहती कि आदिवासी झारखंड में सरकार चलाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का चीन का दीवार है, कोई इसको लांघ के नहीं जा सकता है। जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। वहीं झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य की महागठबंधन सरकार ने आदिवासियों के मान सम्मान की दिशा में कई काम किए हैं। ये सोच है हेमंत सोरेन की। झारखंड अपनी लड़ाई हर तरीके से लड़ रहा है और हेमंत सोरेन जी आपके हक अधिकार के लिए भी हर तरीके से लड़ रहे हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं और 2024 की जंग जीतने के लिए हर चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। राज्य में फिलहाल लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद राजनीति के मंच पर लोकतंत्र के महापर्व की और धूम मचेगी और अंतिम दौर का प्रचार परवान चढ़ेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। राजा
आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी द्वारा निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाकर संगठन को मजबूत करना इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के अंदर का घमासान इससे एक बार फिर से जग जाहिर हो गया है। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भंग कर दिया है और इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता या निष्क्रिय पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में है, उनको साइडलाइन किया जाए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों को हटाया गया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसे लेकर जानकारी देते हुए इसके पीछे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी से हटाने को बड़ी वजह बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल कांग्रेस की समितियों को भंग किया है। प्रतिभा सिंह के मुताबिक उन्होंने ही इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा ने इसके पीछे भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बड़ी वजह बताया है, जबकि कांग्रेस के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। हमने पिछले विधानसभा में जो संगठन में स्थान चाहते थे उन लोगों को तवज्जो दी, उनको भी संगठन में जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कार्यकारिणी बहुत बड़ी बन गई थी। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो निष्क्रिय लोग हैं, जो पार्टी में ना अपना योगदान नहीं दे रहे, उनकी जगह हम ऐसे लोगों को लाए जो अपना समय भी दे और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात फील्ड में काम करें। कोई गुटबाजी की बात नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, बल्कि हमने जॉइंट लेटर दी है हाईकमांड को कि इसको भंग किया जाए ताकि हम नए सिरे से इसमें बनाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जाएगा। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई गई है कि संगठन में सैकड़ों जिला और ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए थे, लेकिन जब भी पार्टी की कोई अहम बैठक होती थी तो पदाधिकारियों की संख्या बेहद कम रहती थी। ऐसे में प्रतिभा सिंह के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सहमति से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से इस कार्रवाई की मांग की थी। वहीं भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर घमासान है और हाईकमान के एक ही आदेश से प्रदेश कांग्रेस का पूरा संगठन धराशायी हो गया है। प्रदेश की सरकार का तो क्या कहना, कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखविंदर जी के नेतृत्व में चल रही है। हमें ये इस बात के लिए हैरानी होती है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात में भी अपनी छाती ठोक रहा है कि मैंने टाइम के ऊपर कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी। इससे पहले प्रदेश भाजपा ने भी ये आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की वजह से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है उनकी सहमति से उन्होंने खुद ही आलाकमान से ये अपील की थी कि इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए और आने वाले जो अगले चुनाव होने हैं उससे पहले संगठन को मजबूत किया जाए। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज, शिमला। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज इन सीटों पर धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि बुधनी सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, तो वहीं विजयपुर कांग्रेस की।
कांग्रेस को लगता है कि बुधनी में इस बार शिवराज सिंह चौहान के मैदान में नहीं होने की वजह से मुकाबला आसान है, तो बीजेपी की तरफ से विजयपुर से कांग्रेस के 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। रमाकांत भार्गव शिवराज खेमे के ही हैं। वे 2019 में विदिशा सीट से सांसद चुने गए थे। वहीं कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। राजकुमार पटेल कई साल पहले भी इस सीट से एक बार विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब तक दोनों चुनाव के सवाल है 500% विजयपुर 50,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बुधनी में भी टक्कर है, कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम होंगे। उधर विजयपुर के उपचुनाव में इस बार भाजपा को कमल खिलने की उम्मीद है, क्योंकि उसने कांग्रेस के दिग्गज रामनिवास रावत को ही अपने पाले में कर लिया है। कांग्रेस के टिकट पर 6 बार से लगातार जीत रहे रामनिवास रावत ने हाल में भाजपा का दामन थामा था। उनको डॉक्टर मोहन यादव सरकार में वन मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। भाजपा इस बार दोनों सीटों को जीतने का दावा कर रही है। विकास के हर मुद्दे पर विजयपुर को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और एक भी विकास की ईंट विजयपुर में अगर लगी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ विकास को गति देने का काम किया है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा जहां डबल इंजन सरकार के कामों को गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस कुपोषण, गरीबी और क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा उठा रही है। बुधनी और विजयपुर पे भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भले ही चल रहा हो, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई है, और यही कारण है कि दोनों ही दलों के बड़े नेता इन इलाकों में एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। तो इस खबर के साथ ही भारत एट 7 के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।